हेलो दोस्तों, मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में उपस्थित। दोस्तों नमस्ते। आज दोस्तों हम मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण जो उसका पढ़ने का जो टॉपिक है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। वह है मौर्य काल और उसका राजस्व। दोस्तों उसका जो राजस्व था मुख्य रूप से कृषि पर ही निर्भर था दोस्तों। कृषक जो शूद्र थे उनका काम था खेती वगैरह करना, कृषि कार्य करना। न तो वो युद्ध और राजकीय कार्यों में भाग लेते थे, लेकिन जैसे जैसे लोहे का आविष्कार किया दोस्तों, कृषि कार्य में खुद उत्पादन हुआ, सिंचाई के साधन बढ़े और सिंचाई के साधन के बाद उसमें एक विस्तृत आया, व्यापार बढ़ा और नगरों का निर्माण हुआ दोस्तों। तो दोस्तों इसका शुरू करते हैं हम मौर्य काल और राजस्व देखना दोस्तों, मैंने कहा कि राजस्व का आधार क्या था। इसका जो आधार था राजस्व का वह था दोस्तों कृषक। इस कृषि को करने वाले जो किसान थे, किसान या हम कृषक कहेंगे, वह युद्ध व राजकीय कार्य से मुक्त थे दोस्तों। राजकीय कार्यों से मुक्त थे दोस्तों। ये कर और टैक्स देने का काम करते थे, मुख्य रूप से राजस्व के रूप में देते थे। लेकिन दोस्तों लोहे के आविष्कार में कृषि के औजार बना दिए, कृषि के औजार बन गए और उस औजार से इसका उत्पादन बढ़ गया दोस्तों। दूसरा, फसल के नुकसान, अगर फसल को किसी भी प्रकार से कोई कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जानवर है, अगर उसको नुकसान पहुंचाते तो दो व्यक्तियों की नियुक्ति की, पशुपालक या गौपालक बोल सकते हो, गौपालक और शिकारी। इनका दोस्तों एक ही काम था कि यदि कोई कीड़े, देखना, कोई मकोड़े और कोई जानवर अगर कोई नुकसान पहुंचाता था तो वह इससे रक्षा करते थे दोस्तों। दूसरी तरफ यहाँ जो फसल थी, वो दोस्तों गेहूँ थे, गेहूँ थे, जौ थे, तिल थे, सरसों थे, ईख थे, इस प्रकार के ये सारी फसलों का उत्पादन करते थे दोस्तों। ध्यान रखना, गेहूँ, जौ, चावल, ईख, तिल, सरसों, मूंग, ये दोस्तों इनकी मुख्य फसल है। अब रही बात दोस्तों चरागाह की व्यवस्था, गायों पर चरागाह की व्यवस्था की भी पूरी व्यवस्था थी गाय पशुपालन के। इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति, विविता अध्यक्ष, ये चरागाह का अधिकारी था, दोस्तों। ध्यान रखना, आपको चरागाह का अधिकारी था दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों इस फसल को सिंचाई के लिए। सिंचाई की क्या व्यवस्था थी दोस्तों? देखना, सिंचाई के अंदर मेगास्थनीज कहता है कि सिंचाई केवल नदियों से होती थी, नदियों या तालाबों से। ये कौन कहता था? मेगास्थनी। लेकिन कौटिल्य कहता है कि ये व्यवस्था चार प्रकार से थी दोस्तों। एक, हाथों से पानी लाना, फसलों को देना, छोटे स्तर पर करते होंगे शायद, कंधों पर यहां पर रखकर पानी लाना, सिंचाई करना। दूसरा था अरट पे एक लकड़ी की बैलों से खींचे जाने वाले बैलों से वो अरट वगैरह लगा देते, जिसे डेकुली कहते थे, उससे पानी कहते थे। चौथा जो बताया इसने दोस्तों, वह नदियों व तालाब से। इसी का एक उदाहरण मिलता है नदियों और तालाब से दोस्तों। चंद्रगुप्त के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। इसका जो यहाँ पर जो राजदूत था पुष्यगुप्त, ये इसका निर्माण करवा था दोस्तों। तो इस प्रकार सिंचाई की व्यवस्था का भी हमें पूरा का पूरा यहाँ पर उल्लेख मिलता है दोस्तों। अब दोस्तों जब उत्पादन बढ़ गया तो उत्पादन बढ़ने से दोस्तों निश्चित रूप से व्यापार बढ़ता है।
तो यहाँ का जो व्यापार था, व्यापार वो दो प्रकार का हो गया। एक आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार, और एक बाह्य व्यापार जो विदेशों से होता था, बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार भारत के अंदरूनी भागों में, बाह्य व्यापार जो मुख्य रूप से होता था वह सीरिया, मिस्र और पश्चिमी देशों से। ये ध्यान रखना दोस्तों। अब ये व्यापार किन के माध्यम से होता था दोस्तों? तो इसके लिए जो व्यवस्था थी वह यहाँ पर जो बंदरगाह थी दोस्तों, तो बंदरगाह देखना दोस्तों। बंदरगाहों से बहुत अच्छे प्रश्न भी आते हैं, कैसे मिलते हैं इनकी पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। व्यापार बंदरगाहों से होता है, बंदरगाहों से होता है दोस्तों। यहाँ पर दो प्रकार के बंदरगाह हमें मिलते हैं। पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह था वह था भृगु कच्छ का। ये भृगु कच्छ का बंदरगाह दोस्तों, ये जो जीता था वह चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। इसकी जो जानकारी देता है दोस्तों हमें, वह गिरनार अभिलेख ले लो आप, गिरनार या रुद्रदमन का अभिलेख ले लो दोस्तों। इससे जो व्यापार होता था वह पश्चिमी देशों से व्यापार, ये पश्चिमी तट पर था दोस्तों। एक था पूर्वी तट पर दोस्तों, पूर्वी तट पर यह था ताम्रलिप्ति दोस्तों, ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। अब ये जीता अशोक ने था दोस्तों। किसने जीता था? अशोक ने। आपको ध्यान हो तो कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध को जीता तो उससे ये बंदरगाह मिलता दोस्तों, और इसकी जानकारी हमें 13वें अभिलेख से मिलती है, 13वें अभिलेख। और इससे जो व्यापार होता था पूर्वी देशों के साथ, और इसमें मैंने बोला पश्चिमी देशों के साथ। दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे प्रश्न है। और इसमें पूर्वी देश कौन से थे? जैसे श्रीलंका है, चीन है, जापान है, कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया प्रमुख था। जो इन बंदरगाहों से व्यापार होता है। इन बंदरगाहों पर नियंत्रण करने वाले अध्यक्ष थे, जैसे नवाध्यक्ष, ये जहाज रानी, जो बाहर से जितने भी जहाज आते थे उनका अधिकारी था। दूसरा, जहाजों को कहाँ खड़ा करना, इसका भी एक अधिकारी थे, पतना अध्यक्ष। दोस्तों ये जो पतना अध्यक्ष था और ये बंदरगाहों का अधिकारी, तो इस प्रकार देश से जो व्यापार बढ़ रहा था, तो इससे भारत के जो दूसरे थे वो इन पे। तो दोस्तों जब व्यापार बढ़ा, कृषि बढ़ी, तो दोस्तों निश्चित रूप से मार्ग बढ़े। देखना दोस्तों, तो गुप्त काल के जो प्रमुख मार्ग थे जिनसे व्यापार होता था दोस्तों, वो देखो मार्ग। मौर्य काल में दोस्तों 4 मुख्य मार्ग है। पहला मार्ग मैं बता दूं आपको, यहां पर पहला मार्ग देखना दोस्तों, ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह से, और कहां पर? पेशावर तक, पुष्पलाव तक होता था, या यूं कह दो पेशावर तक, या मुख्य रूप से अगर यहाँ पर इसको कहें तो ये पाटलिपुत्र के काफी नजदीक था, तो दोस्तों अपन पाटलिपुत्र भी कह सकते हैं। इसमें देखना दोस्तों जो नगर थे, देखना पाटलिपुत्र था, श्रावस्ती था, गया था, राजगृह था, कौशाम्बी था दोस्तों, और आप कह सकते हो मथुरा कह सकते हो, और उसके बाद दिल्ली जो आज का था दोस्तों, और यहाँ पेशावर तक ना हो जाता। ये प्रथम मार्ग था दोस्तों, जिसे हम उत्तरापथ कहते थे, उत्तरापथ मार्ग कहते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यही दोस्तों वर्तमान में देखना, ये इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया। इसका निर्माण कौन करवाता? अशोक करवाता। और बाद में दोस्तों इसी मार्ग को शेरशाह सूरी इसके किनारे पर जो लगाता है, जगह जगह पर आश्रम व्यापारियों के रुकने के ठहरने के लिए वो जगह जगह पर बनाता, पेड़ पौधे लगाता है। तो ग्रांटर इसका जो सुधार करने वाला था इस समय में शेरशाह सूरी।
बाद में 1843 में दोस्तों इसी को ग्रांड ट्रंक रोड कहा गया, इसी ग्रांट में इसका निर्माण करवाया था। और फिर अगर हम कहें लॉर्ड डलहौजी ने पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना की थी 1853 में, पीडब्ल्यू पब्लिक वर्क्स, तब इसमें काफ़ी सुधार किया गया था। और वर्तमान में दोस्तों यही नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 मिलकर ये मुख्य मार्ग बनता है दोस्तों, ध्यान रखना। ये वर्तमान में कौन सा है, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में करें तो नेशनल हाईवे NH1 दोस्तों, ठीक है लोग, अमृतसर से दिल्ली तक। और उसके बाद ये NH2 है वर्तमान में। अगर आपको पूछे ग्रांड ट्रंक रोड वर्तमान में कौन सा, तो पहला रोड ये था दोस्तों। दूसरे रोड की बात करें दोस्तों तो वो जाता था पाटन से कौशाम्बी तक जाता था दोस्तों, ये दूसरा मार्ग था। तीसरा मार्ग दोस्तों मथुरा से भृगुकच्छ तक, भृगुकच्छ बंदरगाह था, भृगुकच्छ जो बंदरगाह, देखो दोस्तों यहाँ से जो भी माल था वो यहाँ तक पहुँचता था, तो ये तीसरा मार्ग था दोस्तों। कुल 4 मार्ग थे, आपको ध्यान रखना। एक दक्षिण से आता था प्रतिष्ठान से, जो दक्षिण से आता था दोस्तों, और ये चौथा मार्ग था। तो इन मार्गों ने भी व्यापारिक दृष्टि से इसको मजबूत दिया था। अब इस व्यापार से देखना, जब मार्ग बन गए, जब कृषि बढ़ गई, जब व्यापार बढ़ गया, तो दोस्तों व्यापार को करने वाले बहुत सारे लोग बढ़ गए। तो वो कौन कौन से व्यापारिक जो श्रेणियां थी जिनको कहा गया दोस्तों, तो उनके बारे में मैं बता दूं कि व्यापार कौन लोग करते थे, कौन कौन से समूह होते थे, उनके बारे में बता दूं। देखना दोस्तों, इसका जो उल्लेख मिलता है वह जातक ग्रंथ में मिलता है। जातक ग्रंथ महात्मा बुद्ध से संबंधित है, महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की पूरी कहानियां इसमें तो 18 व्यापारियों का व्यापारिक श्रेणियों की जानकारी मिलती है, 18 दोस्तों, 18 व्यापारिक श्रेणियों की। इसमें इनको सार्थ कहा जाता था, व्यापारियों को क्या कहा जाता था, सार्थ, व्यापारी को सार्थ, और इनके अध्यक्ष को सार्थवाह कहा जाता था। सार्थवाह व्यापारियों का अध्यक्ष होता था, जो सार्थवाह है। विभिन्न प्रकार के 18 श्रेणियां होती थी, तो सबके अलग अलग अध्यक्ष होते थे। कोई तेल का व्यापार करता था, कोई आटा का व्यापार, कोई लोहा का करता, कोई लकड़ी का करता था, कोई पत्थर, मतलब अलग अलग तरीके के जो व्यापार करते थे, उनको श्रेष्ठीन कहते हैं। श्रेष्ठीन या आप ज्येष्ठक, ये क्या श्रेणियों के अध्यक्ष होते थे, श्रेणियों के अध्यक्ष होते थे। और इनके माध्यम से पूरा का पूरा दोस्तों ये व्यापार बढ़ता था दोस्तों। इनका आपको पूरा ध्यान रखना है, कौन कौन से। अब देखना बात आती है ये व्यापार, तो उद्योग कौन कौन से होते थे। उद्योग दोस्तों मैं आपको यहाँ अच्छे से समझा देता हूँ, थोड़ा ऊपर इसको हटा के, कि इन जो व्यापारिक श्रेणियाँ थी उसमें किस किस उद्योग को बढ़ावा मिला। तो देखना दोस्तों, उद्योग, ओके दोस्तों, यहाँ लिख के अपन इसको अच्छे से कर लेते हैं। उद्योग देखना दोस्तों, सूती वस्त्र मुख्य आधार था। दूसरा आप ले लो धातु उद्योग, तीसरा ले लो आप लकड़ी उद्योग, चौथा ले लो आप पत्थर तराशने का, और 5वां ले लो आप खनिज दोस्तों। देखना दोस्तों, सूती वस्त्र मौर्य काल का जो प्रमुख उद्योग था, ये प्रमुख उद्योग वो क्या था दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग। और इसके लिए कौन कौन प्रसिद्ध था, जो मैंने आपको पहला मार्ग बताया दोस्तों, जैसे पाटलिपुत्र हो गया, कौशाम्बी हो गया, गया हो गया, मथुरा हो गया, श्रावस्ती हो गया। ये दोस्तों मुख्य रूप से उद्योग था। तो मुख्य प्रमुख उद्योग का अगर आपको कोई पूछे मौर्य काल में, तो दोस्तों वह था सूती वस्त्र। देखना एक नाम मिलता है दुकुल, यानी कि सूती वस्त्र, ये चिकना भी था। एक दोस्तों बता शोम, जो आप बता सकते हो आप कि ये रेशमी कपड़ा था। और चीन के साथ जो व्यापार होता था, देखना चीन के साथ वो भी रेशम का ही ज़्यादा व्यापार होता था। नेपाल के साथ
मुख्य रूप से जो व्यापार होता था वो दोस्तों कंबल का होता था, कंबल उद्योग। देखना दोस्तों, तो ये दोस्तों ध्यान रखना आप, ये मुख्य उद्योग कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग। धातु उद्योग में दोस्तों बता दो, जैसे सोना है, चांदी है, कांसा है, इनके ऊपर मुख्य रूप से व्यापार होता था और इनसे आभूषण बनते थे, सिक्के बनते थे। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर व्यापार है। जो जैसे लोहा है, लोहे से कृषि के औजार भी मिलते थे, कृषिगत औजार भी बनते थे और हथियार भी बनते थे दोस्तों। तो ये हथियार भी मुख्य रूप से बनते थे। लेकिन सोना है, चांदी है, कांसा है, लोहा है, आभूषण है। लकड़ी उद्योग देखना दोस्तों, ये उद्योग भी यहाँ पर मुख्य रूप से, अगर हम बात करें कि पाटलिपुत्र के महल, पाटलिपुत्र के जो महल थे दोस्तों, वो किसके बने हुए थे? लकड़ी के बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे। फायर ने कहा था कि मानव ने, देवता ने, मतलब एरियन ने कहा सूसा और एक बटना के भव्य महल भी इसके नहीं कर सकते। तो लकड़ी उद्योग काफ़ी पनपा हुआ था दोस्तों। दूसरा देखिए पत्थर उद्योग, पत्थर तराशने का काम, हम अशोक के जितने भी स्तंभ लेके वो सारे के सारे एकाश्म थे दोस्तों, एकाश्म थे, यानी एक ही पत्थर के थे, यानी कि करीब करीब 50 टन वजनी थे और 30 फीट से लगाकर 50 फीट तक इनकी लंबाई थी। एक चिकने थे, मतलब उनके ऊपर कितना देखना आप, जो देखना इस प्रकार के जब बनाते थे वो यहाँ आ रहे होते थे, यहाँ पशु होते थे, इसके अंदर आ रहे होते, यहाँ पर जानवर होते थे, ठीक है। तो ये चिकने होते थे, खुले मैदान में लगाते थे। तो ये उद्योग भी काफ़ी पनपा हुआ था, पत्थर उद्योग, जो कारीगरी का जो काम करते थे। खनिज उद्योग है दोस्तों, इसमें से जो निकाले जाते, जैसे मूंगे है, मूंगे, मोती, देखना हीरे, मूंगे, मूंगा, मोती, सोना, यहाँ से जो खनिजों से जो निकाला जाता था उस पर पूरा का पूरा राजकीय नियंत्रण होता था। यदि कोई व्यक्ति खनिज से बिना अनुमति लिए निकालता था तो 600 पौंड का उसके ऊपर दंड दिया जाता था दोस्तों। कितना दंड दिया जाता था दोस्तों? 600 पौंड का दंड दिया जाता था दोस्तों। जब व्यापार बन गया सब, तब यहाँ पर देखना दोस्तों एक नई चीज कि मौर्य काल में सिक्कों का निर्माण हमें देखने को मिलता। तो मौर्य काल में कौन कौन से सिक्के थे और कौन कौन थे, उनके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। देखना मौर्य काल और सिक्के, मौर्य काल और सिक्के दोस्तों। देखना यहाँ पर जो सिक्के थे, इन सिक्कों को निष्क या स्वर्ण कहा जाता था, स्वर्ण कहा जाता था। ओके दोस्तों, यहां पर जो सिक्का था, जैसे मुख्य जो सिक्का था वो कारसापण या दोस्तों धरण, कारसापण या धरण, ये चांदी का या रजत का सिक्का था दोस्तों। और इसमें जो चांदी होती थी वो 3/4 भाग चांदी होती थी। दूसरा सिक्का मिलता है माशक, यह दोस्तों तांबे का था। किसका था दोस्तों? तांबे का था। एक काकणी मिलता दोस्तों, काकणी, यह तांबे का छोटा सिक्का था, तांबे का छोटा सिक्का था दोस्तों। ये देखना 3 प्रमुख रूप से सिक्के, और ये काफी परीक्षा में पूछा गया है, चांदी का, रजत का, कितने चांदी होते। इनके ऊपर टकसाल का एक अधिकारी भी होता था दोस्तों, लक्षणाध्यक्ष, जो टकसाल का अधिकारी होता था, टकसाल का अधिकारी होता था दोस्तों। इसमें एक रूप दर्शक भी होता था, रूप दर्शक, जो इसमें जो मुद्रा होती थी उसकी शुद्धता की जांच करता था, शुद्धता की जांच करता था। तो ये दोस्तों इनके जो पूरे के पूरे जो था इनका, वह इनके सिक्के थे। अब दोस्तों यहाँ पर जो टैक्स लिया जाता था वो टैक्स कितने प्रकार का था या कैसा टैक्स लिया जाता था दोस्तों, मैं इसमें आपको बताता हूँ। जैसे हम कर भी कहते थे, हम बलि भी कहते थे दोस्तों, कर या बलि भी कहते थे। कर का मतलब टैक्स होता था, बलि होता था, या आज के आधुनिक काल में हम टैक्स कहते थे। ये देखना परीक्षा में सबसे थोड़ा अच्छे से पूछा जाता है। जो वस्तु गिनकर बेची जाती थी,
गिनकर बेची जाती थी उन पर 9% टैक्स लिया है। जिनको माप कर बेचा जाता था 6.25%, जिसको तोल कर बेचा जाता था उस पर 5% टैक्स लिया है। कैसे याद करोगे दोस्तों? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो गिनकर 9%, माप कर 6.25%, तोल कर 5%। एक दोस्तों होता है VVPS दोस्तों, देखना वृक्ष, जो पशुओं से लिया जाता था दोस्तों। किससे लिया जाता था? पशुओं से लिया जाता था। पशुओं का जो लेन देन होता था, खरीदा था। एक वर्तनी दोस्तों, ये सड़क से होता था, ये सड़क से होता था। ये दोस्तों सेतु, जो जैसे सब्जी है उनसे लिया जाता था। पी का अर्थ होता था दोस्तों पट्टन, जो कस्बों से लिया जाता था। एक दोस्तों होता था उद्बिलक, मतलब ये एक लुम्बिनी को था, लुम्बिनी को जो कर मुक्त कर दिया था, कर मुक्त कर दिया था। जैसे 1/6 से घटाकर 1/8 को कर दिया। ये कर जो केवल वो लुम्बिनी से ही लिया जाता। इससे देखना सेतु से मिलता हुआ एक सेतु बंधु, यह सिंचाई कर था दोस्तों। और सेतु किससे था? सब्जी से था दोस्तों। एक देखा दोस्तों ब्राह्मणों में जैसे अग्रहार और एक ब्रह्मदेव, दोनों अलग अलग है। अग्रहार था, ये ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि थी, ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि जो दी जाती थी, अग्रहार। ब्रह्मदेव, इससे ब्राह्मण कर वसूल करते थे, ब्राह्मण कर वसूल करते थे, कर वसूल करते थे। लेकिन यहाँ पर मौर्य काल में जो राजस्व वसूल करने का दोस्तों, एक तो मैंने आपको बताया था सन्निदाता और एक समाहर्ता दोस्तों। मैं यहाँ पर बता देता हूँ समाहर्ता। समाहर्ता यानी कर एकत्रित करने वाला, कर एकत्रित करने वाला। और सन्निधाता दोस्तों, सन्निधाता ये जो था वह कोषाध्यक्ष था। ये मैंने आपको बीच में बताया था कि भाई यहाँ पर अगर ये ब्राह्मण जिससे अग्रहार जिससे ये होता था, तो ये वसूल कौन करते थे दोस्तों। अब इसमें देखना दोस्तों, जैसे एक प्रवेश्य, प्रवेश्य यानी आयात कर, आयात कर। एक निष्क्रमण्य, निष्क्रमण्य यानी निर्यात कर, निर्यात कर। एक भाग यानी कृषि में भाग यानी उपज का हिस्सा, उपज का हिस्सा, भाग। भोग जो होता था दोस्तों वह भूमि कर होता था। एक होता था दोस्तों विष्टि, या विष्टि भी कह दो आप, विष्टि, ठीक है ना दोस्तों, विष्टि। यह था बेगा कर, बेगा कर। एक दोस्तों था में, जो अनाज के रूप में लिया जाता था। एक दोस्तों हिरण्य, जो नकद लिया जाता था दोस्तों। आपको ध्यान रखना, ये नकद किस रूप में लिया जाता था। अब देखना दोस्तों, मैं कुछ कर आपको और बता देता हूँ। जैसे इसको थोड़ा मुझे हटाना पड़ेगा। जैसे देखो दोस्तों, एक भूमि होती अदेव मात्रक, मतलब जहां पर बिना वर्षा के खेती होती थी, बिना वर्षा के खेती होती थी। एक होती थी क्रस्ट, जो जोती हुई भूमि होती थी, मतलब जिस पर जिसको खेती के लिए जोता गया, जोती हुई भूमि होती थी दोस्तों। एक होती थी अक्रस्ट, अक्रस्ट यानी बिना जोती हुई भूमि, बिना जोती हुई भूमि। एक दोस्तों होता था सीता, जिसे कर कहते थे, कृषि कर के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। एक होता था दोस्तों स्थल, जो ऊंची भूमि होती थी, ऊंची भूमि होती थी, उसको दोस्तों स्थल कहते थे। ये इस प्रकार के जितने भी जो कर लिए जाते थे दोस्तों, इन पर आपको ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद देखना आप ये इसका जो पूरा का पूरा टैक्सेस प्रणाली थी, किस प्रकार के वो राजस्व इकट्ठा करते थे, क्या प्रणाली थी। अब दोस्तों इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको कि मौर्य काल का जो पतन हुआ था, इसके लिए कौन कौन से जो थे वो जिम्मेदारी थी दोस्तों। इसमें बहुत कुछ पूछा जाता है कि इसके लिए कौन कौन
जिम्मेदार थे। तो देखना मौर्य काल और पतन, मौर्य काल और पतन। अगर अकॉर्डिंग टू राइटर चले, अगर हम हरप्रसाद शास्त्री को कहें तो ये क्या है कि धार्मिक नीति जो थी, धार्मिक नीति थी, वो इसके लिए जिम्मेदार थे। मतलब अशोक का, चंद्रगुप्त का, इन सब का ब्राह्मण धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में, तो ब्राह्मण विरोधी नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति। जैसे दोस्तों वो सांची और सारनाथ में कहता कि अगर इसमें कोई फूट डालने वाला है तो ये बौद्ध धर्म को, राजकीय धर्म के, तो उसको संरक्षण दे रहे। तो ब्राह्मण इससे जो थे लोग सनातन धर्म में थे, वो इसके निरंतर इसके एक हेमचंद्र चौधरी ये कह रहा था दोस्तों, इसके लिए शांति की जो पॉलिसी थी, शांति या अहिंसक, मतलब उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया था दोस्तों। क्षेत्र वगैरह, राज्य, सब ये हथियार के दम पे चलता था, और इन्होंने कलिंग युद्ध के बाद किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं किया था। और जिस प्रकार एक शास्त्र यदि उसका साम्राज्य विस्तार नहीं करेगा और वो कठोर अनुशासन नहीं करेगा तो दोस्तों शासन चलने वाला नहीं है। तो हेमचंद्र राय चौधरी कहता है इसके लिए। डीडी कौशाम्बी कहता है, डीडी कौशाम्बी कहता है कि आर्थिक कारण इसके लिए जो, जब अशोक ने नए साम्राज्य नहीं जीते, अशोक के बाद जो नए साम्राज्य जीते ही नहीं गए, तो आमदनी बढ़ी नहीं, आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गए दोस्तों। एक था डीएन झा। ये डीएन झा कहते दोस्तों कि इनकी जो मुख्य रूप से जो इनकी जो नीतियां थी अपने इसके कमजोर उतरा। अशोक के बाद देखो, अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी। देखना दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर ये समझाता हूँ कि अशोक के बाद जो बना था वह कुणा। कौन बना था दोस्तों? कुणा के बाद में जो बना था वह बना था संप्रति, जिसने जैन धर्म अपना लिया था। इसके बाद दशरथ बना था, जिसने दशरथ का भी आजीविक संप्रदाय की ओर बढ़ा था दोस्तों। इसके बाद में अंतिम जो बनता था वो बृहदत्त, और ये जो बृहदत्त था इसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग इसकी हत्या करके, वो शुंग वंश की इसकी हत्या कौन करता? पुष्यमित्र शुंग इसकी हत्या करके वह शुंग वंश की नींव डालता। तो इसके लिए डीएन झा कहते हैं कि उसके कमजोर उत्तराधिकारी जो उसका साम्राज्य था उसको भी कमजोर कर दिया था दोस्तों। तो इस प्रकार ये इनका था। और रोमिला थापर कहती है कि इनके जो केंद्रीय जो प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन उसका अशिक्षित होना इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तो दोस्तों ये जो सब कारण थे, इसके कारण मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया, शुंग वंश की स्थापना होगी। इसी के साथ दोस्तों अपना मौर्य काल पूरा होता है। दोस्तों अगर मेरा ये आपको जो आज का जो वीडियो है जो मौर्य काल उसका जो राजस्व वगैरह बहुत अच्छा लगे दोस्तों, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको फॉलो कराएं दोस्तों। नमस्ते।